ठीक है, बस देखते जाइए और लिखने का मन है तो लिख लीजिए, नहीं तो आपको ये मिलता ही एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा तो नाम से लिख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आप समझते रहिए, मेन आपको समझने वाला है, लेकिन लिखने का काम बाद में जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि छोड़ दिया, फिर इसको देख करके वीडियो एक बार लिख लीजिएगा। उसको जो जो मैं बोलता हूं, बहुत सारी चीजें लिखता नहीं हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर चीज को हम यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? ब्लीडिंग फेज होती है, इसको क्या बोलते हैं? और ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज यहां पर होगा क्या? वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है 3 to 5 डेज तक। कितना दिन तक? 3 से 5 दिनों तक होती है। उसका कारण क्या है? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो डिस्ट्रॉय होती है, कटती है, और वही ब्लड बनाती है। तो एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय, टूटती है वो लेयर, डिग्रेड करती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है फॉलिकुलर फेज। हमने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में भी चेंजिंग होती रहती है और यूट्रस में भी चेंजिंग, दो जगह चेंजिंग होगा। कुछ तैयारियां ओवरी में चल रही हैं और लगे हाथ कुछ तैयारियां कहां चल रही हैं? यूट्रस में चल रही हैं। ओवरी में इवेंट दिखा दिया था, ओवरी में क्या होता है? फॉलिकल डेवलप करते रहते हैं। कौन सा फॉलिकल डेवलप करेगा? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल की संख्या 60 से 80 हजार है, प्यूबर्टी पर पहुंचती है। हर महीने एक एक फॉलिकल डेवलप होता रहता है और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बता दो कुछ। ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा, मैच्योर फॉलिकल बनाएगा, ग्रेफियन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्रेफियन। ठीक है, इसको बनने में 13 दिन का समय लगता है। कितना दिन? 13। तो ये फॉलिकुलर फेज जो है ये कब से स्टार्ट होगी? कब से? तो आप बोलेंगे ये जैसे 3 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग फेज होती है। ठीक है, आप बोलेंगे 6 से लेकर के 13 डेज तक, 6वां से 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज चलती है। ठीक है, इसमें होगा क्या? वही फॉलिकल क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। फॉलिकल डेवलप होता है। कौन सा हार्मोन है जो फॉलिकल को डेवलप कराएगा? FSH। मतलब ग्राफ जब बनाया था तो इस फेज में मैंने बोला था FSH का लेवल धीरे धीरे उठेगा। ठीक है, LH का लेवल अभी नहीं उठेगा। यहां पर बोलेंगे FSH, FSH क्या है? ये हार्मोन धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा FSH बनेगा उतना ही ओवरी में फॉलिकल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज बताया था, और इसमें क्या है? इसको प्रोलिफरेटिव क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये जैसे डायग्राम में था, ये यूट्रस की लेयर है। यूट्रस की लेयर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए मोटी होती जा रही है। यूट्रस की लेयर मेंटेन हो रही है क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस की लेयर क्या हो चुकी थी? डैमेज हो चुकी थी। ठीक है, 3 से 5 दिन तक जब ब्लड रिलीज हुआ था तो यूट्रस की लेयर क्या हो गई थी? डैमेज। अब उस यूट्रस की लेयर को क्या करना है? मेंटेन करना है। तो यही है प्रोलिफरेशन का मतलब। यूट्रस की लेयर, प्रोलिफरेट का मतलब मेंटेन होती है, मोटी होती है। क्योंकि यूट्रस की लेयर मेंटेन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फिर इम्प्लांटेशन कैसे होगा? अरे इम्प्लांटेशन कहां होगा? ठीक है, यहां पर FSH क्या करेगा? FSH क्या करेगा? ये फॉलिकल को डेवलप कराएगा, फॉलिकल डेवलपमेंट होगा। अब जब फॉलिकल डेवलप होगा तो जानते हैं एस्ट्रोजन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा क्योंकि फॉलिकल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फॉलिकल की बाहर वाली सेल से क्या बनता है? एस्ट्रोजन। और इसी एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा? इसी से यूट्रस की लेयर मेंटेन होगी। ये क्या करता है? मेंटेन करेगा, मेंटेन यूट्रस लेयर। और उसी को क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब यूट्रस की लेयर को मेंटेन करना। क्योंकि मैंने बताया था कुछ इवेंट कहां चल रहे हैं? ओवरी में, और कुछ इवेंट कहां चल रहा है? यूट्रस में। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूट्रस की लेयर मेंटेन होती रहती है, थिक होने लग। डायग्राम देखिए, नहीं समझ में आ रहा? वही देखिए,
यहाँ यूट्रस की लेयर डैमेज हो चुकी है इतने दिनों में, अभी यूट्रस की लेयर धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, देख रहे हैं आगे जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता हुआ चला जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल, ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा क्योंकि फॉलिकल छोटा एस्ट्रोजन कम, फॉलिकल बड़ा एस्ट्रोजन और ज्यादा एस्ट्रोजन। आइए, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, यूट्रस की लेयर को क्या कर देगा, मेंटेन। ठीक है, तो यहां पर अब हार्मोन आपको समझ में आया कि इस फेज में, फॉलिकुलर फेज में हार्मोन कौन सा, एफएसएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, एलएच का लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलएच कब ज्यादा रिलीज होता है, 13वें दिन पर, 13th डे पर एलएच ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, अब 14th डे पर क्या होगा, 14th डे पर ओवुलेशन होगा। तो तीसरी जो फेज है वो क्या है, ओवुलेटरी। ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, किस रूप में, सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हार्मोन जरूरी है ओवुलेशन के लिए, एलएच। एलएच बहुत ज्यादा बनेगा, कहां से बनेगा एलएच, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से बनेगा एलएच। ठीक है, एफएसएच कहां से बना, पिट्यूटरी ग्लैंड से। एलएच बहुत ज्यादा रिलीज होगा 13वें दिन पर, क्योंकि 14वें दिन पर क्या करना है, ओवरी से ओवा को रिलीज कराना है। तो एलएच ज्यादा रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोला जाता है। और क्या है, एफएसएच का लेवल भी क्या हो जाएगा, हाई। देखिए दोनों हार्मोन हाई हैं 14वें दिन पर, 13th डे पर। ओवुलेशन के जस्ट पहले एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल क्या रहता है, हाई। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी नॉर्मल, मतलब प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है, अभी जरा सा भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि फॉलिकल जैसे जैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा। और सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा, 13th डे पर, क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल का साइज सबसे बड़ा फॉलिकल कौन सा है, ग्रेफियन। वो कब बनता है, 13th डे पर। ठीक है, तो उस समय सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और 14वें दिन पर जाकर के क्या हो जाएगा, ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा। अब आगे की फेज कौन सी है, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल या फिर सीक्रेटरी। ओवरी से ओवम रिलीज हो गया। अब क्या होता है, जब ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा, ये ओवम निकल गया, तो ओवम का जो बचा हुआ कवर है, जिस फॉलिकल से ओवम निकला था, ग्रेफिन फॉलिकल से निकला हुआ था, इसके कवर बचा हुआ है ना, कवर तो अंदर ही रहता है। इस कवर से क्या बन जाएगा, बचे हुए पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है किसमें, 15वें दिन से लेकर के। ये वाली फेज कब से चलती है, 15 से लेकर के 28 दिन तक चलेगा। ये 15 से 28 दिन तक ये वाली फेज चलती है, क्योंकि 14th डे पर क्या होता है, ओवुलेशन, उसके पहले फॉलिकुलर, इसके बाद सीक्रेटरी ल्यूटियल। तो 15 से 28 दिन का समय इसका है। इसमें क्या होगा, तो बताएंगे क्या होगा इसमें, अरे कुछ तो बता दो। हाँ, फिर से डेवलप होगा, हाँ, कार्पस ल्यूटियम इसमें बनेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बनेगा इसमें, क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है। तो यहां क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और फॉर्म होगा किससे, ग्रेफिन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट से। और क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप भी करेगा, बनेगा भी और डेवलप भी करेगा, डेवलपमेंट भी होगा। देखिए डायग्राम में, हाँ, अरे एलएच क्या बनाएगा बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम अरे एलएच कैसे बनेगा, एलएच जब ज्यादा रहेगा तभी कॉर्पस, ये ग्रेफिन फॉलिकल फटेगा तभी ओवम रिलीज होगा। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, एलएच। ठीक है, अब कार्पस ल्यूटियम जब बनेगा, कैसे बनेगा, ये जो ग्रेफिन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डेवलप भी, देखिए यहाँ डेवलप है, करीब 20 दिन के आसपास को देखिए, यहां से नीचे आइए
कौन सा दिन है? 18वां या 20वां दिन है। उस पर कॉस्पोरस ल्यूटियम सबसे ज्यादा डेवलप किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो LH तो यहां है ना, LH तो ओवुलेशन के लिए जरूरी है। LH किसके लिए जरूरी है? ओवुलेशन। समझ में आ रहा है? तो कॉर्पस ल्यूटियम इसमें मेंटेन होगा। इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या चीज? क्योंकि यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सेक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूट्रस की जो लेयर है वो और ज्यादा मेंटेन होती है। यहां पर भी मेंटेन हो रही थी, यहां पर और ज्यादा देख रहे हैं मोटी हो गई लेयर, क्योंकि इम्प्लांटेशन कराना ना आगे। हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो साइकिल रिपीट कर जाएगी, और हो जाएगा तो यूट्रस की लेयर को मेंटेन करके रखना ना पहले से एडवांस में। यहां और यहां में डिफरेंस है, यहां यूट्रस की लेयर प्रोलिफरेट करती है, और इस वाले स्टेप में यूट्रस की लेयर क्या करती है? सिक्रेटरी हो जाती है। सिक्रेटरी का मतलब ग्लैंडुलर। आप डायग्राम में देखिए, इधर वाले में लेयर को क्या किया गया है? ऐसे, ये यूट्रस की लेयर, और अगले डायग्राम में यूट्रस की लेयर को ऐसे किया गया है। ये देखिए, इसका मतलब समझ रहे हैं? दोनों में डिजाइन अलग है। यहां यूट्रस की लेयर और यहां यूट्रस की लेयर का डायग्राम अलग बनाया, ये ग्लैंडुलर हो जाती है। आपको ये जो बीच में जिग जग लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? ग्लैंड्स हैं। ये क्या है? ग्लैंड्स। इस फेज में यूट्रस की लेयर मेंटेन भी होती है और उसमें ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन देना है। अटैचमेंट, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट तो यही अटैच करेगा ना, और उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? यूट्रस की लेयर। कैसे मिलेगा? जब तक कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम रिलीज नहीं होंगे तो ग्लैंडुलर लेयर बनेगी, तभी तो न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ग्लैंडुलर हो जाती है। यहां पर जो लिखा गया एक लाइन कि इसको सिक्रेटरी क्यों बोलते हैं? सिक्रेटरी बोलने का कारण क्या है? क्योंकि लिखेंगे यूट्रस लेयर क्या हो जाएगी? ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर हो जाती है और थिक भी हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? थिक, मोटी हो जाएगी और ग्लैंडुलर हो जाएगी। ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया स्पर्म के साथ, तो यूट्रस की लेयर आगे मेंटेन होगा, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम और डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा, रिग्रेस कर जाएगा, और क्या बनाएगा? अगर लिख रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा? डीजनरेट, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और डीजनरेट कर जाएगा। डीजनरेट, और क्या बनाएगा? बताएंगे कोई? कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट कर जाता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम छोटा होते होते खत्म, तो जब डीजनरेट करा उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्पिकेंस। कॉर्पस एल्बिगेंस, उसका नाम बदल जाता है, फिर धीरे धीरे वो खत्म, क्योंकि हाँ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा और क्या बनाएगा? तब इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस, उसका नाम बदल जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि काम खत्म, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूट्रस की वॉल को मेंटेन करने से फायदा क्या आगे? हाँ, हम एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। एस्ट्रोजन यही तो फॉलिकल बनाता है ना, यही फॉलिकल, इतने एक यहां से 14वें दिन के पहले तक एस्ट्रोजन बन रहा था। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं, कुछ नहीं बनेगा। तब फिर अगली बार फिर एंडोमेट्रियम, क्योंकि यूट्रस की वॉल फिर डैमेज, अगली बार फिर से साइकिल रिपीट क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि यूट्रस की वॉल डैमेज हो गया। कौन डैमेज कराया? जो बना रहे थे यूट्रस की वॉल को, मेंटेन कर रहे थे, वही हार्मोन। अब इस जगह पर जब ये कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो डेवलप नहीं करेगा, और डेवलप नहीं करेगा तो हार्मोन कम पड़ जाएंगे। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां ऊंचा उठाया गया है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है, आगे लेवल को गिराया गया है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ठीक है, यहां कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है? प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब खत्म तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला गया।
एस्ट्रोजन का लेवल एक बार बीच में उठा हुआ है, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। मैंने कल पूछा था कि 2 बार एस्ट्रोजन का लेवल क्यों उठता है, कोई नहीं बताया, तो फिर देख के आइएगा तब बताइएगा। अब एक चीज और देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगा, किस फेज में, ल्यूटियल फेज में। और ये एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड जानते हैं क्यों है, एंडोक्राइन बताते रहिए। परमानेंट नहीं है ना, ये टेम्पोररी है, थोड़े समय के लिए बनेगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो बीच में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। 15 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, 14 डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, फिर खत्म। टेम्पोररी है। एंडोक्राइन क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड की तरह काम करता है, ग्लैंड नहीं, परमानेंट नहीं है। इससे हार्मोन बनेंगे, कौन से हार्मोन, इससे बनेगा मेन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बताइए कहां कहां से बनता है, प्लेसेंटा से बनता है। मेन तो कहां से बनेगा, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा तो बाद में बनता ना। प्लेसेंटा तो तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो अटैच किया, तब जाकर के प्लेसेंटा। उसके पहले कौन बनाया, प्रोजेस्टेरोन ये बनाता उसके पहले, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम कहां है, काम यहां है कि यूट्रस के लेयर को मेंटेन करना है ना भाई। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो कहां चिपकेगा ब्लास्टोसिस्ट, यहीं तो अटैच करेगा आकर के। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी पहले से रखनी पड़ती है, यूट्रस की वॉल को मेंटेन रखना पड़ता है पहले से, चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, लेकिन यूट्रस की वॉल को मेंटेन हर बार किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन, और जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कहां से बनेगा, प्लेसेंटा से बनेगा। और कौन सा हार्मोन बनता है इससे, एस्ट्रोजन। यही क्वेश्चन था कि एस्ट्रोजन का लेवल 2 बार क्यों उठा। देखिए एस्ट्रोजन का लेवल 2 बार क्यों उठता है, एक बार एस्ट्रोजन का पीक कहां आता है, 13वें दिन पर। एक बार एस्ट्रोजन का पीक कहां आया, 13वें दिन पर। क्यों आया, क्योंकि 13वें दिन पर फॉलिकल सबसे बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा फॉलिकल उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। 13वें दिन पर समझ में आ रहा, तो फिर घटेगा। फिर दोबारा क्यों उठा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम 20वें दिन पर डेवलप हो गया सबसे ज्यादा। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डेवलप हो गया तो एस्ट्रोजन ये भी तो बना रहा है, तो एक बार फिर से लेवल उठा इसका। मैक्सिमम साइज कॉर्पस ल्यूटियम का 20वें दिन पर होता है, तो एक बार फिर से 20वें दिन पर साइज इसका पीक का ये ग्राफ ऊपर गया, अब फिर डाउन, क्योंकि फिर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो रहा है। तो 2 बार इसलिए पीक उठता है इसका। और कौन सा हार्मोन बनेगा, इससे एक हार्मोन बनता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कब काम करता है, जब पाइटूरेशन कराना होता है, जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है। और एक हार्मोन इससे बनता है इनहिबिन। इनहिबिन जानते हैं क्या है, हाँ एफएसएच को कम करता है। जैसे देखिए ये चैप्टर कहते हैं 3 दिन में लिखा है खत्म करने के लिए। इसमें जब आप पढ़ते हैं ना तो एक एक चीज, इतनी सारी चीजें बताने के लिए इसमें, लेकिन बहुत शॉर्ट कर दिया जाता है। क्यों, पढ़ के आते नहीं है, और पढ़े रहे तो हम तो डीप और ज्यादा एक्सप्लेन करें, लेकिन क्या समस्या आपके साथ में है, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताने के लिए है कि इनहिबिन करता क्या है। अब आधा घंटा तो इसी में बीत जाएगा, इसी को समझाने में, ये हार्मोन समझाने में, लेकिन उस आधे घंटे को नहीं बिताना। इनहिबिन क्या करता है, जैसे देखिए ओवरी थी, ये ओवरी में क्या हो रहा था, फॉलिकल डेवलप कर रहे थे, एक फॉलिकल में अंदर ओवम बन रहा था, ओवम यहां से रिलीज हुआ कब, 14वें दिन पर निकल गया। एक बार में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक महीने में एक ओवम डेवलप होता है। जैसे ही ओवरी से ओवम निकला, हाँ जैसे ही ओवरी से क्या निकला, ओवम निकला, इसका बचा हुआ पार्ट जो था फॉलिकल का, वो क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया ना। इस कॉर्पस ल्यूटियम में क्या क्या बनाया, प्रोजेस्टेरोन बनाया। किसके लिए, यूट्रस की वॉल को मेंटेन करने के लिए। एस्ट्रोजन बनाया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का काम है कि यूट्रस की वॉल को मेंटेन करना, दोनों का काम है। रिलैक्सिन बनाया, ये रिलैक्सिन अभी बनता नहीं, ध्यान रखिए, इस समय नहीं बनता है। लिखा तो है रिलैक्सिन कब बनेगा, जब प्रेगनेंसी लास्ट हो जाएगी तब रिलैक्सिन बनेगा, ठीक है, अभी नहीं बनेगा। यहां से इनहिबिन क्या करता है, यहां पर जितने 80 से 90 हजार फॉलिकल थे, कितने थे, 80 से 90 हजार प्राइमरी थे, एक महीने में एक डेवलप कर रहा है, तो एक ओवम बन गया। तो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन क्या करेगा,
कोई और ओवम ना बन जाए, एक महीने में और फॉलिकल ना डेवलप कर जाए, उसको रोकता है। पता लगा एक तो अंडा बन के निकल गया, पीछे से एक और बन के आ रहा उसी समय, ठीक है। तो इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, ओवम के फॉर्मेशन को, कि अब इस महीने और कोई ओवम डेवलप नहीं होना चाहिए, एक हो गया है बस, नहीं पता लगा एक और प्राइमरी साइट डेवलप कर जाए आगे जाकर के, तो कैसे ये रुकेगा, एफएसएच उसको स्टॉप करा दो, एफएसएच का लेवल कम करा दो, क्योंकि एफएसएच ही तो ये सब करा रहा था, ये डेवलप कौन करा रहा था, एफएसएच। तो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये जाएगा रिलैक्सन इनहिबिन, और क्या करेगा, ये इनहिबिट करा देगा, ये इनहिबिट कराएगा किसको, एफएसएच को, और एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा तो अब नया कोई फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, फिर अगले महीने डेवलप करेगा जा करके वो, तो इनका कॉर्पस लुटियम ये हो गया। हाँ बताइए। येलो कलर का ग्लैंड होता है, ये प्रोटीन नहीं कह सकते। हाँ, ये जैसे ग्रेफिन फॉलिकल है ना, ग्रेफिन फॉलिकल समझे, उसमें से ओवम जब निकल गया तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है फॉलिकल का, उसी से क्या बन जाएगा, कॉर्पस लुटियम बन जाएगा। ये एक ग्लैंड की तरह काम करता है, ये प्रोटीन नहीं है, सेल्स का समूह है ये, समझ में, येलो कलर का बॉडी है, ये सेल्स का एक पार्ट है। अब देखिए अगला जो टॉपिक दिया है इसमें वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। एक चीज और, एक चीज और समझिए, अच्छा यहीं पर समझ लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कुछ लोग तो आज गायब हैं, क्यों, हाँ बारात गए होंगे ना, कुछ लोग गायब हैं आज। कहाँ बन रहा, कहाँ घट रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देख लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे चलती है, 14वें दिन पर ओवुलेशन होता है। एफएसएच कब बनेगा, एफएसएच का जरूरत कब है, एफएसएच फॉलिकल को डेवलप कराएगा। ये देखो फॉलिकल बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कराने में किसका रोल है, एफएसएच। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर के 13वें दिन तक एफएसएच का लेवल धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, लेवल हाई होगा, क्योंकि फॉलिकल को डेवलप कराना है। इसके बाद 13वें दिन के बाद 14वें दिन पर जब ओवुलेशन होना है तो उसके थोड़ा सा पहले ही ग्राफ उठता है ना, मतलब ओवुलेशन के लिए एफएसएच भी जरूरी है और एलएच भी जरूरी है। तो 14वें दिन के जस्ट पहले 13th डे तक एफएसएच का लेवल हाई रहेगा, 13th पर तो सबसे ज्यादा रहेगा। इसके बाद इसका कहानी खत्म, अब ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका कोई लेवल नहीं उठेगा। तो कहां बढ़ा, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आगे डिक्रीज हो जाएगा एफएसएच, कोई काम नहीं। अगली बार जब साइकिल रिपीट करेगा तो फिर से ये कहानी चालू। एलएच का लेवल कहां उठता है, एलएच का सीधे 13th डे पर, और कहीं नहीं एलएच, और कहीं नहीं है एलएच, केवल 13वें दिन पर। ग्रुप में देखिए पीक कहां है, 13th, बाकी सब जगह नॉर्मल है इसका लेवल, समझ में आ रहा है। 13वें दिन पर ओवुलेशन के जस्ट पहले। और बताइए क्या पूछना है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का ग्राफ देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा, कब तक, एकदम 13वें दिन पर एस्ट्रोजन पीक, क्योंकि सबसे बड़ा फॉलिकल 13वें दिन पर, जितना बड़ा फॉलिकल उतना ही एस्ट्रोजन ये ज्यादा निकालेगा। आगे अब आगे एस्ट्रोजन का लेवल डाउन, क्योंकि फॉलिकल तो अब बनना नहीं है, फॉलिकल तो बन चुका मैक्सिमम साइज, एक बार फिर से एस्ट्रोजन का लेवल उठाया है। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन और कहां से बना, कॉर्पस लुटियम भी तो बनाया, तो कॉर्पस लुटियम पहले छोटा, तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कॉर्पस लुटियम जैसे जैसे बड़ा होगा ये एस्ट्रोजन का लेवल फिर से उठेगा, फिर कॉर्पस लुटियम फिर क्या कर जाएगा, डीजनरेट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ठीक है, तब तो ये डेवलप करेगा, और नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे डीजनरेट, तो फिर एस्ट्रोजन का लेवल नीचे, और अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। बुक में जो दिया है वो फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाया है, तभी तो साइकिल रिपीट करेगी फिर से आगे, है ना। और प्रोजेस्टेरोन समझ गए हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां से सीधा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, केवल कौन बनाता है, कॉर्पस लुटियम। जब ये बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल केवल यहीं उठेगा, 16 दिन से लेकर के और 20वें दिन तक या 22वें दिन तक केवल ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल
हाई चलेगा, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, बड़ा साइज रहेगा। वो खत्म तो प्रोजेस्टेरोन भी डाउन। हाँ, प्रोजेस्टेरोन कहाँ कम, अरे देख लो जी, यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो प्रोजेस्टेरोन को बनाने वाला कोई है ही नहीं है ना। यहां से यहां तक प्रोजेस्टेरोन को बनाने वाला कोई नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता तभी प्रोजेस्टेरोन बनेगा। वो बनेगा कब? 14वें दिन के बाद से वो धीरे धीरे, मतलब 14वें दिन पर बन जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल 14वें दिन पर देखिए उठ रहा ना, यहीं से अचानक देखिए ग्राफ उठा, 14वें दिन से उठा ना, तब मैक्सिमम हो जाएगा जब ये सबसे बड़ा हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। बड़ा होते होते यहाँ मैक्सिमम, तो कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो धीरे धीरे छोटा हो रहा, खत्म हो रहा, तो प्रोजेस्टेरोन भी डाउन हो रहा है। यहां से यहां तक केवल इसका लेवल है, ठीक है। आप ग्राफ को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में क्या है, देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल स्पर्म और ओवम का मिलन, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन, इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म के साथ क्या फ्यूज होगा, ओवम। एक चीज और समझिए, हर जितनी बार क्वाइटस होता है, जितनी बार पॉपुलेशन होता है, हर पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो जाए। बुक ने एक लाइन लिखा है, एवरी पॉपुलेशन नॉट नीड टू फर्टिलाइजेशन। हर पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म पहुंचे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो फर्टिलाइजेशन कोई जरूरी नहीं हो जाए। वो कब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म और ओवा साथ साथ पहुंचेंगे। जैसे ये है ओवरी, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या हो गया, यूट्रस, ठीक है। यहां पर ये सेकंड ओवरी, यहां से ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, आगे ये सर्विक्स, सर्विक्स के आगे का पोर्शन वेजाइना, ये बीच में सर्वाइकल कैनाल, जानते हैं इतना। अब यहां से जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो कितने स्पर्म आते हैं, अब नहीं बताना है कितने आते हैं, अब ये तो नहीं बताना है कितने आते हैं, बताओ जी कितने आते हैं, कितने स्पर्म एंट्री करते हैं एक बार में, इजैकुलेशन में कितना स्पर्म रिलीज होता है, 200 से 300 मिलियन। नहीं पढ़ेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की, 200 से 300, आगे का तभी समझ में आएगा, पिछला पढ़े रहेंगे। इतने मिलियंस स्पर्म इंटर करते हैं एक बार में, 2 से 3 ml सीमेन बनता है। ये स्पर्म जब इंटर करे, ओवम कहां बैठा है, एम्पुला में, ओवम कहां बैठा है, एम्पुला में, ठीक है। अब इतने स्पर्म गए, सब यहां नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ रास्ता भटक जाएंगे, कुछ मर जाएंगे उसी में से। 200 से 300 पहुंचे वेजाइना में। वेजाइना की वॉल फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। वेजाइना की वॉल क्या करती है, बहुत सारे स्पर्म को खा लेती है, समझ में आया, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खा लिए जाते हैं इसकी वॉल के द्वारा। तो आगे कहां पहुंचे, यूट्रस में जब पहुंचते हैं तो कितने स्पर्म बचते हैं, 10,000 स्पर्म। अब बताइए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंट्री किए थे और 10,000 स्पर्म कहां पहुंचे, केवल यूट्रस तक। बाकी कहां रह गए, बिछड़ गए, कहां चले गए सब, बताओ जी, कोई सोचिए कहां चले गए सब। कुछ तो रेस में पीछे हो गए, क्योंकि कुछ स्पर्म दौड़ में कमजोर होते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं, वो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो पीछे ही दौड़ में यहीं तक कहानी खत्म कर लेते हैं। कुछ वेजाइना के द्वारा खा लिए जाते हैं। हाँ, हाँ बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। बहुत सारे स्पर्म इतने वीक होते हैं कि दौड़ते दौड़ते बेचारे यहीं रह जाते हैं, उनकी कहानी खत्म, उनकी एनर्जी लॉस, यहीं रुक जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं। कुछ स्पर्म वेजाइना में एसिडिटी होती है, उसके द्वारा मर जाते हैं, एसिडिटी होती है। कुछ स्पर्म वेजाइना के सेल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब भक्षण कर लेती है वेजाइना। सर्विक्स के द्वारा भी खा लिए जाते हैं। यूट्रस तक कितने पहुंचे, 10,000। अब यूट्रस की वॉल भी क्या करती है, कुछ स्पर्म को खा लेती है, कुछ स्पर्म यूट्रस के तक पहुंचते पहुंचते अधमरे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो यहां तक कितने गए, यहां कितने आए, यहां आए 200 से 250 स्पर्म केवल मात्र।
यहाँ जंक्शन तक आए, क्योंकि कुछ इधर चले गए तो कुछ इधर भी तो जाएंगे। तो एक साइड में कितने पहुंचे, 200 से 250। जरूरत कितने की है, एक स्पर्म की जरूरत है। फर्टिलाइजेशन केवल एक से होता है, बाकी सब बराती होते हैं, ठीक। तो 200 से 250 स्पर्म है और एक ओवम है। अब एक चीज हमने कहा कि जितनी बार स्पर्म आती है, जितनी बार कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, जब स्पर्म ओवम यहां से निकला फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, उसके 2 दिन के अंदर स्पर्म आ जाना चाहिए। तुरंत आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन मैक्सिमम, 3 दिन हो गया, उसके बाद अगर स्पर्म पहुंच रहा है कोई मतलब नहीं है, ये ओवम मर जाएगा, इंतजार नहीं कर पाता ज्यादा। ये 3 दिन तक इंतजार करता है स्पर्म का। कितने दिन तक, 72 घंटे तक। तो ओवम का जो, लिखते रहिएगा, ओवम का जो, पहली चीज तो लिख रहे हैं एक चीज यहां पर कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, स्पर्म एंड ओवम शुड रीच, एक साथ पहुंचना जरूरी, शुड रीच साइमल्टेनियसली, एक साथ पहुंचना जरूरी है ओवम स्पर्म का। कहां, एम्पुला में, एन एम्पुला। जिस समय फीमेल पहुंची उसी समय मेल भी आना चाहिए, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए बहुत से लोगों में क्या होता है, बच्चे नहीं होते हैं। बहुत सारे कारण हैं बच्चे ना होने के मैरिज के बाद। उसमें से एक कारण ये भी है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो टाइम ड्यूरेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है। पता लगा ओवम आकर के बैठ गया, स्पर्म पहुंच ही नहीं रहा है, 4 दिन बाद पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। समझ में आ रहा है, बहुत सारे कारण हैं। तो स्पर्म और ओवा को साथ में पहुंचना चाहिए। थोड़ा बहुत गैप चल जाएगा, 3 दिन का गैप चलता है, क्योंकि ओवम जो है, ओवम की वैलिडिटी कितनी होती है, वैलिडिटी वो 72 घंटे की होती है, 72 घंटा, आवर्स, 72 आवर्स। इसी तरीके से स्पर्म की भी वैलिडिटी कितनी है, लगभग 72 घंटे, ठीक है। हालांकि ओवम की ज्यादा होती है, स्पर्म की 48 घंटे तक होती है। 72 घंटे ना लिख करके आप इसको 48 लिखेंगे, ठीक है। कितना होता है ये, 48 आवर्स, 48 आवर्स तक। अब सोचिए अगर ओवम पहले पहुंच गया, पहले का मतलब 13वें दिन पर भी रिलीज हो सकता, कोई एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 12वें दिन पर, 14वें दिन पर ओवरी से ओवम निकलेगा। 13 दिन, 12वें दिन पर भी रिलीज हो सकता है, 16वें दिन पर भी रिलीज हो सकता है, ओवुलेशन 18वें दिन पर भी हो सकता है। अलग अलग फीमेल में वेरी करता है ये चीज। तो जब भी रिलीज हुआ, ठीक है, मान लीजिए 16वें दिन पर रिलीज हुआ, तो अगर ओवम 19वें दिन पर पहुंच गया तो ठीक है स्पर्म, उसके बाद ये इंतजार नहीं करेगा, 3 दिन बाद ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सोचिए अगर स्पर्म पहले आ गया, तो स्पर्म पहले आ गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म पहले पहुंच गया, कब, 10वें दिन पर। ओवुलेशन कब होता है, 13वें दिन पर, 14वें दिन पर, 11वें दिन पर स्पर्म आ गया तो स्पर्म यहां रुका रहेगा और 3 दिन वो इंतजार करेगा। 3 दिन बाद जब ये 13th डे पर अगर ये रिलीज हुआ या 14वें दिन पर रिलीज हुआ तो 2 दिन तक वेट करेगा ये। तो स्पर्म अगर 2 दिन पहले भी ओवुलेशन के रिलीज हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 3 दिन बाद भी ओवुलेशन के रिलीज होता तब भी फर्टिलाइजेशन। 2 से 3 दिन का गैप लेके चलते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद नहीं। समझ में आ रहा है, इसलिए हर पॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। अब फर्टिलाइजेशन, ये तो मैंने आपको बता दी, बुक में लिखा गया कि कितने मिलियन स्पर्म एंट्री किए, यूट्रस में 10,000, यहाँ एक साइड में फैलोपियन ट्यूब में 200 से 250 स्पर्म, मिलियन नहीं, केवल 250 स्पर्म पहुंचे, ठीक है, बाकी सब पीछे ही रह गए रेस में। अब एक चीज और समझना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन को समझने के पहले आपको जानना होगा कि ओवम में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं। ये आपके पास ओवम हो गया, ओवम में, ओवम क्या है, एक सेल है, क्या है वो, सेल। ओवम में न्यूक्लियस होगा, हाँ, बाकी सारी चीजें होंगी, सेल है। ओवम की अपनी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये ओवम की अपनी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, हर सेल में एक मेम्ब्रेन होती है। ओवम में जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक। ओवम के बाद एक मेम्ब्रेन और बनाता है,
अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, जोना पेल्लुसिडा। उससे मैं बताया था एक बार मैंने, कौन सी लेयर है ये, जोना पेल्लुसिडा, पेल्लुसिडा, ठीक है। ये लेयर नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर का मतलब सेल की नहीं बनी है। विटिलाइन मेम्ब्रेन भी तो नॉन सेलुलर है, प्रोटीन का लिपिड का बना होता है ना। किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। जोना पेल्लुसिडा नॉन सेलुलर, मतलब अपने अंदर से कुछ प्रोटीन्स को निकालेगा ओवम और बाहर एक मेम्ब्रेन बना देगा, उसको क्या बोलेंगे, जोना पेल्लुसिडा। नॉन सेलुलर है, किस चीज का बना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, मेड। किसका बना होगा ये, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होगा, ठीक है। इसके बाद एक लेयर और बनेगी बाहर ओवम में, वो कौन सी लेयर होगी, कोरोना रेडिएटा। ये कौन सी लेयर है, ये कोरोना। सबसे बुक में एनसीईआरटी में सबसे पीछे एक डायग्राम दिया है, वो इसी का डायग्राम है, देखिए बुक में सबसे बुक का लास्ट पेज। लास्ट पेज का मतलब समझ रहे हैं आप, कवर पेज, इसका कवर पेज सबसे पीछे कवर पे बना है, यही डायग्राम देखिए, वहां अंदर भी बना है ये डायग्राम, देख रहे हैं ये, यही बता रहा है ओवम में कितनी मेम्ब्रेन से ओवम घिरा होता है, ठीक। तो ओवम में अपनी एक मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसके द्वारा बनाई हुई मेम्ब्रेन जोना पेल्लुसिडा। क्वेश्चन आता है जोना पेल्लुसिडा कौन बनाता है, तो ओवम खुद बनाता है, ठीक है। ये लिखेंगे मेड बाय ओवम इटसेल्फ, मेड बाय ओवम इटसेल्फ, ये खुद ओवम बनाता है। किस चीज का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, सेल नहीं होती है, ठीक है। इसके बाहर भी एक लेयर दिख रहा है पीले रंग का, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये सेलुलर लेयर है, रेडिएटा ये सेल का बना है। ये किस चीज का बना है, सेलुलर, सेल्स की बनी है। ये कौन बनाया, ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर समझे होंगे तो ग्रेफिन फॉलिकल में हमने आपको बताया था ये ओवम है, बताया था ना, ये बोला था ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ना, ग्रेनुलोसा, और ये ओवम बनाया था, ये विटिला ये बनाया था, ग्रीन कलर की लेयर ये है जोना पेल्लुसिडा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से बनाया था, जहां पर देखिए ये आप ग्रेफिन फॉलिकल का डायग्राम जब देखेंगे तो ये बाहर भी ये ग्रेनुलोसा सेल है, ओवम के सबसे बाहर भी क्या है, ग्रेनुलोसा सेल है, बीच में क्या है, एंट्रम, बीच में एक कैविटी थी, उस कैविटी को क्या बोलते थे, एंट्रम। तो ये ओवम है, ओवम के सबसे बाहर एक लेयर है ग्रेनुलोसा कोरोना रेडिएटा। ये लेयर किस सेल की बनी होती है, किस सेल की है, अरे जिसकी ये है फॉलिकल की सबसे बाहर वाली लेयर किस सेल की है, ग्रेनुलोसा सेल। तो ग्रेनुलोसा ये भी तो हो गया, ये भी ग्रेनुलोसा सेल ही है, आखिर इसी का हिस्सा है, इसी लेयर का हिस्सा है जो इधर से टर्न होकर के यहां पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है, तो याद रखिए इसको, तो यार ये लिखेंगे, ये किसकी लेयर है, ये ग्रेनुलोसा लेयर है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है, ठीक है। अब वो स्पर्म जब आएगा तो बहुत सारे स्पर्म बेचारे अटैक करते हैं आकर के, ये देखिए ढेर सारे स्पर्म आते हैं, अटैक करते हैं यहां पर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के दौरान कितने स्पर्म आएंगे, 200 स्पर्म, 250 स्पर्म अटैक करेंगे। सारे स्पर्म इस लेयर को क्रॉस कर सकते हैं, तो कोरोना रेडिएटा को लिख लीजिएगा, कोरोना रेडिएटा को सारे स्पर्म क्रॉस कर। अब स्पर्म में देखिए क्या होता है, एक्रोसोम पार्ट याद आ रहा है, भूल गए, है ना, टॉप पर हेड में एक पार्ट है एक्रोसोम, कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम है पहले वो लिखिए, तो एक्रोसोम में क्या है, उसमें एंजाइम्स हैं, और कौन से एंजाइम्स हैं, पहला है कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा डिसॉल्विंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है जोना पेल्लुसिडा डिसॉल्विंग एंजाइम, जोना पेल्लुसिडा को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स होंगे। भाई दो ही लेयर तो क्रॉस करानी है, कोरोना रेडिएटा क्रॉस कर जाए और ग्रीन कलर की जोना पेल्लुसिडा,
तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम और ये, ठीक है। हाई, और तीसरा होता है स्पर्म लाइसिन, भी एक एंजाइम है स्पर्म लाइसिन। मतलब कुछ एंजाइम मिलेंगे जो इन लेयर को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जैसे ही स्पर्म यहां अटैक किया, एक्रोसोम फट जाएगा। स्पर्म का हेड क्या करता है, हेड का ऊपरी हिस्सा फटता है, एक्रोसोम बस्ट करेगा और एंजाइम निकालेगा, और वो एंजाइम क्या करेंगे, इस लेयर को डिसॉल्व करा देंगे। पूरी लेयर डिसॉल्व नहीं हो जाती है तुरंत, पूरी लेयर इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करके एंट्री करेंगे अंदर। अंदर एंट्री किए, कहां पहुंच गए, अंदर, ठीक है, अंदर आ गए सब। और जैसे ही अंदर आएंगे, टेल सहित आएंगे सब, टेल वेल सब लेके आएंगे अंदर, पहुंच गए यहां तक। स्पर्म कहां आ गए, इनसाइड आ गए। जैसे स्पर्म आएंगे, इसके बाद इस लेयर को पेनिट्रेट करेंगे, इस लेयर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जो सबसे पहला स्पर्म इस लेयर को टच करेगा और अपना हेड थोड़ा सा, अपना हेड घुसा दिया, मतलब जो स्पर्म सबसे पहले अपना हेड इस लेयर में एंट्री करा देगा, तुरंत ये लेयर क्या हो जाएगी, हार्ड। तुरंत ये लेयर हार्ड हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है। इस लेयर में कुछ केमिकल चेंजिंग चालू हो जाती हैं। कब, when the first sperm enters its head, जब पहला स्पर्म अपना हेड एंटर करेगा, then its layer, this layer become fibrous and hard, और वो क्या कर देगा, बाकी स्पर्म को रोक देगा वहीं। बाकी स्पर्म अब एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही स्पर्म तो पहुंचना अंदर, अंदर तो एक ही जाना है ना। तो एक स्पर्म जैसे एंटर किया, ये लेयर तुरंत केमिकल चेंजिंग में हार्ड हो गया। अब ये हेड यहाँ पर ये स्पर्म पहुंचा दिया अपना, ठीक है। अब क्या होगा, हेड से में न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस यहां से इस ओवम से फ्यूज कर, जैसे ही पहला स्पर्म अपना हेड एंटर किया, तुरंत यहां सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा। मैंने कहा था ना, सेकंड मियोटिक कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन की बारी आती है। तो जैसे ही पहला स्पर्म हेड एंटर करेगा, सेकंड मियोसिस पूरी। सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगी, अब बनेगी। एक तो पहली बन गई थी, सेकंड पोलर बॉडी अब बनेगा, और एक क्या बनेगा, ओवम बन जाएगा। अब बोलेंगे कंप्लीट ओवम, आप सेकेंडरी साइड नहीं बोलेंगे। अब तक क्या है, ये सेकेंडरी साइड था, और जब सेकंड मियोसिस पूरी, तब इसको बोलेंगे ओवम, ठीक है। क्योंकि जैसे शादी होने वाली तो पूरी तैयारी कर ली जाती है, एकदम मैरिज होने जा रही है, ये क्या हो रहा है, मैरिज, तो पूरा एकदम रेडी हो गया, ये फीमेल एकदम रेडी है। अब क्या है, इसको यहां पर बैठाना है, केवल इसको यहां पर हेड को, स्पर्म के हेड जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है, वो यहां तक आएगा और इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एंजाइम ध्यान रखना है, एक्रोसोम में ये एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉर्ना रेडिटा को डिसॉल्व कराते हैं और ज़ोना पैलिसिडा को डिसॉल्व कराते हैं। और यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, आप केवल नोट कर लीजिएगा कि व्हेन द फर्स्ट स्पर्म एंटर्स, उसको बुक में लिखा गया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में। जब व्हेन द फर्स्ट स्पर्म एंटर्स इट्स हेड, जब पहला स्पर्म अपना हेड एंटर कराएगा, देन दिस लेयर बिकम फाइब्रस एंड हार्ड। तब कॉर्ना रेडिटा क्या, सॉरी, ज़ोना पैलिसिडा क्या हो जाएगी, फाइब्रस हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्पर्म, और बाकी स्पर्म की एंट्री को क्या कर देगी, रोक देगी। समझ में आ रहा है। इसलिए एक ही स्पर्म फर्टिलाइज भी करता है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होगा, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, इस चीज को नोट कर लीजिए कि सेकंड मियोसिस, सेकंड मियोसिस कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट जस्ट बिफोर, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले पूरा होगा। और जस्ट पहले का मतलब जब पहला स्पर्म हेड को एंटर करा देगा तब, हाँ, ओवम में। तो ये सेकंड मियोसिस तब पूरी हो जाएगी। हाँ, ट्विंस आगे है, अभी नहीं है। ट्विंस में बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। ट्विंस हालांकि चैप्टर में नहीं है, ट्विंस जानते हैं उसमें होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में या तो दिया होगा कहीं, हाँ, उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको ट्विंस बता देंगे, ऐसा नहीं है, और तो समझ लीजिए, ट्विंस टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। ट्विंस समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं। देखिए, ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा में क्या क्या हो सकता है, या तो मेल मेल
या तो दोनों मेल हो सकते हैं, या तो मेल और फीमेल भी हो सकता है, या तो दोनों क्या हैं, फीमेल फीमेल, कुछ भी संभव है। ठीक है। ट्विंस बनते कैसे हैं? ट्विंस के टाइप होते हैं, 3 तरीके का ट्विंस होता है। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अभी समझा रहे हैं। दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। और तीसरा ट्विंस का टाइप कौन सा है? सियामीज ट्विंस। 3 टाइप के, मतलब जब यूट्रस में एक से ज्यादा बच्चे डेवलप होते, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगा तो एक से ज्यादा बच्चे बनेंगे। एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाती है, एक से ज्यादा जाइगोट तो नहीं कह सकते हैं, जाइगोट तो एक भी हो सकता है, ज्यादा जाइगोट नहीं कहेंगे। एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब डेवलप करते हैं तो एक से ज्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं। इस कंडीशन को ट्विंस 3 तरीके का होता है, मोनोजाइगोटिक, डाई और सियामीज। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए एक जाइगोट तो बनता ही, ये जानते हैं कितना जाइगोट बनेगा? 1, ये तो पता है आपको। एक जाइगोट से एक ही चाइल्ड बनता है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान जब जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट क्लीवेज करेगा, आगे है ना, जाइगोट जब क्लीवेज करेगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट क्लीवेज कर रहा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा, बनते बनते ये एम्ब्रियो 2 पार्ट में टूट गया। एम्ब्रियो जब 2 पार्ट में टूट जाता, जाइगोट नहीं टूटता है, जाइगोट से एम्ब्रियो के बनते समय एम्ब्रियो जब 2 पार्ट में टूट गया तो 2 बन गए एम्ब्रियो। ठीक है, तो बना तो एक ही जाइगोट से ना, एक जाइगोट से जब बनेगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जब क्या कर जाएगा? 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा तो 2 बच्चे बनेंगे, एक ही जाइगोट से बने हैं। इसमें चांस है कि मेल या मेल बनेगा दोनों, या फीमेल फीमेल। अगर ये XX वाला था तो दोनों फीमेल फीमेल, अगर ये XY वाला जाइगोट था तो दोनों मेल बनेगा, अपोजिट कभी नहीं बनेगा। इसमें सेम सेक्स बनेगा यहाँ। हाँ, एक ओवा एक स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बना। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो जब बन रहा था तो एम्ब्रियो बनते समय वो टूट गया 2 पार्ट में, 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, जाइगोट एक ही था। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो कैसे बनता है लास्ट टॉपिक इसी में दिया है। ठीक है, तो दोनों मेल बनेंगे, दोनों फीमेल। मेल फीमेल नहीं बन सकता, क्योंकि जैसा ये सेक्स रहेगा यहाँ क्रोमोसोम वैसे ही बनेगा। ये आधा समझ में, मोनोजाइगोटिक होता है। आया ये? कभी कभी 3 पार्ट में टूट जाता, 3 बच्चे बन जाते हैं। हाँ, 3 बनते हैं, 2 से ज्यादा भी होते हैं, याद रखिए। डाइजाइगोटिक में क्या है? ओवम जनरली कितना है? 1। जनरली कितना ओवम बनता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 1 बार इस ओवरी से, एक इस महीने, अगले महीने इस ओवरी से, फिर अगले महीने इस ओवरी से, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, अरे मॉरूला वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, चाहे मॉरूला कर जाए, चाहे आगे वाली कोई स्टेज टूट जाए, कोई भी स्टेज टूट जाए, यहां बच्चे 100% एग्जैक्ट सेम, आप नहीं पहचान पाएंगे कौन राम कौन श्याम, कोई नहीं जान, एकदम 100% 2 कॉपी। जीन भी सेम है, दोनों का जीन भी सेम होता है, जेनेटिक मेकअप सेम है, सब कुछ सेम है, चेहरा वगैरह सब। जब जीन सेम तो, क्योंकि बना तो एक ही जाइगोट से है ना, एक ही ओवम एक ही स्पर्म से तो बना है, सब कुछ 100% सेम। यहां लिखेंगे 100% सेम होते हैं दोनों। हाँ, बताते रहिए जल्दी जल्दी जी। हाँ, यहाँ नहीं होगा, यहाँ 2 बॉयज होंगे या तो 2 गर्ल्स, एक साथ एक बॉय गर्ल नहीं जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, डाइजाइगोटिक में 2 जाइगोट बनने हैं। अब 2 जाइगोट कैसे बनेगा? एक ओवम तो जनरली बनता ही है, स्पर्म तो ढेर सारे आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा ओवम बन जाएगा, एक से ज्यादा 2 ओवम बन गया। कैसे बनेगा? दोनों ओवरी से एक साथ बन के आ गया, इधर से भी बना, इधर से, स्पर्म इधर भी गए, इधर भी गए, 2 जगह बना जाइगोट। समझ में आया? एक से ज्यादा ओवम बनेगा तो जाइगोट इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे एम्ब्रियो, इससे एम्ब्रियो, इससे भी, इससे क्या बनेगा? एक फीटस, और इससे एक चाइल्ड बनेगा, दोनों से अलग। यहां पर चांस है कि मेल फीमेल, मेल मेल कुछ भी चांस है, क्योंकि मान लीजिए ये एक्स वाला, ओवम के पास तो एक्स होता ही है, ओवम के पास तो हमेशा एक्स है, स्पर्म आया वाई वाला, इसके साथ एक्स वाला,
तो क्या बन गया, मेल फीमेल। दूसरा केस है कि यहाँ ओवम तो एक्स वाला है, स्पर्म आपकी कौन सा आया, एक्स वाला, इसके साथ भी एक्स वाला जुड़ा, इसके साथ भी एक्स वाला स्पर्म आया, क्योंकि स्पर्म एक्स होगा या तो वाई होगा, दोनों के साथ एक्स एक्स स्पर्म जुड़ा तो दोनों गर्ल्स, इसके साथ वाई स्पर्म जुड़ा, इसके साथ भी वाई जुड़ा तो दोनों बॉयज, अल्टरनेट तो एक्स वाई। समझ में आ रहा, कुछ भी चांस है बनने के यहाँ पर। इनमें अलग अलग है, इसमें एक राम अलग रहेगा, श्याम अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवम जितनी बार, देखिए जितनी बार एक मेल जितने बार स्पर्म बनाता है उतने तरीके के स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, करोड़ों स्पर्म बना दिए, करोड़ों स्पर्म जो बन रहे हैं, या अगली बार जब स्पर्म कभी बनेंगे दोबारा सेक्सुअल इंटरकोर्स, जितनी बार स्पर्म बनाएंगे सब स्पर्म डिफरेंट थोड़े थोड़े होते हैं, क्योंकि हर बार मियोसिस अलग अलग टाइम पर होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर समझ में आया होगा तो, क्रॉसिंग ओवर एक चीज बताया था ना, जितनी बार मियोसिस होगा उतनी बार क्रॉसिंग ओवर में पॉइंट ऑफ एक्सचेंज बदलेगा। ठीक है, ऐसे ही ओवम का केस है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम, अगले महीने दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली दूसरा ओवम, पहला वाला ओवम दूसरे से डिफर रहता है। इसलिए एक पेरेंट के जब 4 बच्चे होते हैं तो चारों सेम क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि चारों 4 बार बने हैं। एक बार भी बन सकते हैं, एक केस है, 2 एक बार बन सकते हैं, तो ये तो सेम हो गया। लेकिन चूंकि ये ओवम, ये वाला ओवम अलग और ये वाला ओवम अलग माना जाएगा। जैसे सारे स्पर्म थोड़े थोड़े अलग होते हैं, करोड़ों स्पर्म बनते हैं एक बार में, सारे स्पर्म थोड़ा थोड़ा जीन अलग होता है, वैसे इस ओवम का भी जीन क्या अलग है। यहां तो एक ही था ना, यहां तो ओवम और स्पर्म एक ही थे। ठीक है, यहां 2 प्रकार के ओवम है, तो 2 टाइप का इनके अंदर जीन होगा। हाँ, 2 ओवम है तो करोड़ों तो स्पर्म, 2 स्पर्म की क्या जरूरत है तुम, अरे स्पर्म तो लाखों करोड़ों है, जो यहाँ पर आकर 200-250 पहुंचते हैं, उनकी कमी थोड़ी ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवम 2 बन गया है तो स्पर्म तो बहुत सारे हैं, स्पर्म ढेर सारे आए, इससे फर्टिलाइज, इनका जीन अलग इनका, क्योंकि अलग अलग ओवम है। जैसे स्पर्म जब अलग अलग रहता है तो उसका जीन अलग, इसलिए ये बच्चा दोनों का जीन अलग, दोनों का चेहरा अलग। और तीसरा टोन होता है सियामीस। सियामीस में क्या होता है तो ये वाला होता क्या है, ये मोनोजाइगोटिक, एक्चुअली में ये मोनोजाइगोटिक वाला है। ठीक है, एक ही जाइगोट से बना, एक जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था तो एम्ब्रियो 2 पार्ट में टूटा, लेकिन टूटा तो सही, लेकिन वो पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाया। अरे भाई एम्ब्रियो टूट रहा है, टूटा, कुछ हिस्सा क्या रह गया, जुड़ा रह गया, तो पता लगा 2 बच्चे तो बन गए, लेकिन उनका हाथ जुड़ा, किसी का पेट जुड़ा रह गया। तो बॉडी के कुछ पार्ट क्या रह जाते हैं, जुड़े, क्योंकि पूरी तरीके से दोनों अलग नहीं हो पाए। यहाँ तो पूरा अलग हो गए थे दोनों एम्ब्रियो, वहां एम्ब्रियो का कुछ पार्ट चिपका रह गया, जुड़ा रह गया, तो सर्जरी से उनको अलग कर देते हैं, और नहीं अलग हो पाते हैं तो फिर दोनों साथ में चलते हैं। तो देखे भी होंगे बहुत सारा साथ वाला केस। ये मोनोजाइगोटिक है, बॉडी के कुछ पार्ट जुड़े हैं, सियामीस बोलते हैं। इसमें चांस क्या है, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, समझ में आया कि बॉय गर्ल नहीं बनता है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बना ये भी ना। किसमें, हाँ अभी तक क्या बता रहे थे, इसमें सब पॉसिबिलिटी है, इसमें सब है, उसमें बॉय बॉय गर्ल गर्ल, वहां वही सेम वहां है, यहाँ सब कुछ है। 3 तरीके का ट्विंस हो गया, आया समझ में। हाँ, कोई जरूरी है ट्विंस एक ही साथ हो, कभी कभी डिलीवरी होती है, एक बच्चा आया, 4 दिन बाद दूसरा आया, लगातार भी नहीं आया, समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, मैंने बता दिया आपको फर्टिलाइजेशन में। हाँ, इसीलिए चैप्टर डिले होता है, और कोई चैप्टर डिले क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी लोगों को नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत डिले हो जाता है। 3 दिन में खत्म करना था, अभी देखिए 1 दिन और जाएगा, अभी तो कहाँ खत्म, यहाँ बताइए। किस में कॉन्ट्रैक्शन, स्पर्म को जाने के लिए, स्पर्म म्यूकस नहीं जान रहे, सुनिए ध्यान से। जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है, जब बच्चा डेवलप हो गया, ठीक है, बैठ जाइए, जब फीटस जब यहाँ एम्ब्रियो डेवलप हो गया,
यूट्रस का रास्ता बंद। यूट्रस का रास्ता शुरू में खुला रहता है, कब? जब तक स्पर्म को आने के लिए खुला रहता है ना। यूट्रस का रास्ता आगे सेरेविक्स से वजाइना ओपन, यहां से स्पर्म आएंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी डेवलप, प्रेगनेंसी के 4-6 महीने के बाद ये ब्लॉक हो जाता है, यूट्रस का ओपनिंग म्यूकस के द्वारा बंद कर दिया जाता है कि कोई अनवांटेड चीज यहां से इंफेक्शन ना जाने पाए, अंदर चला जाएगा तो उसको नुकसान कर देगा वो। तो म्यूकस के द्वारा बाद में ब्लॉक होता है, शुरू में नहीं। अब पता लगा म्यूकस ब्लॉक हो, स्पर्म कैसे जाएगा? नहीं, पहले ब्लॉक नहीं होता है, पहले ओपन रहता है। पढ़ के आया करिए तुम, सवाल को लॉजिकली वाला पूछिए। तुम कहीं का सवाल कहीं उठा कर रख देते हो, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड कहां चला गया, वो तो मेल वाले पार्ट में आ गया। समझ में आया? इसलिए नहीं जवाब दे मिलता है। पढ़ के आया करिए ढंग से। ये हो गया। देखिए फर्टिलाइजेशन आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करेगा, एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा, बाकी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो ना पेरिसुडा लेयर टफ हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब बुक दिखाइए, इसमें आगे क्या है। तो टाइम इतना निकल गया। वैसे ही एक चीज देखिए यहां दिया है, ये इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, इसमें ये बताया गया है, पढ़ेंगे कि सेक्स ऑफ जो चाइल्ड होता है XX और XY, सब जानते हैं किससे क्या बनेगा। 50% चांस किसके होते हैं? बॉय बनने के, और 50% चांस में गर्ल है। होता है कि नहीं? सब समझ रहे हैं ना? ये जब मिलाएंगे तो 50% में बॉय 50 गर्ल्स आते हैं। तो ये बाई चांस इवेंट है। इसमें जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? फीमेल अगर हो गया तो महिला को, ठीक है, मदर को बोला जाता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, जबकि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऊपर की वाली की मर्जी कौन सा फर्टिलाइज कब करेगा। हाँ, ये कि मेल चाइल्ड बनाने में किसका रोल है? मेल चाइल्ड बनाने में किसका रोल है? लड़का लड़की बनाने में ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो बाई चांस इवेंट है, कौन सा फ्यूज किया। लेकिन बॉय बनाने के लिए कौन जिम्मेदार? फादर जिम्मेदार। और ब्लेम किसको किया जाता है? मदर को। नहीं नहीं नहीं, गर्ल अगर हुई है, मेरी बात सुनिए, गर्ल अगर हुई है, लड़का नहीं हुआ, तो ब्लेम मदर को किया जाता है। लेकिन जिम्मेदार फादर है, लेकिन फादर भी नहीं है। फादर की वजह से ऐसा नहीं हो, तो बाई चांस हुआ ना कि कौन सा कहां फर्टिलाइज कर गया। हाँ, ये बुक में एक लाइन लिखी गई है कि बॉय बनाने के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फादर के पास ही वाई क्रोमोसोम है। जहां वाई फादर अगर देगा तभी बॉय बनेगा, तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना देता, वो भी बाई चांस फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी गई है कि मेल चाइल्ड बनाने के लिए फादर क्या डोनेट करता है? वाई क्रोमोसोम। ये पढ़ लीजिएगा। आगे है इम्प्लांटेशन। बड़ा खतरनाक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा है ना? हाँ, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझ रहे हैं? जायगोट बन गया। देखिए, जायगोट बन चुका है। जायगोट से क्या बनेगा? पहले फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टॉपिक में देखिए एक चीज, यहां पर इम्प्लांटेशन तो बाद में है, पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समझ लीजिए। ठीक है, जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, इम्प्लांटेशन सबसे लास्ट में आएगा। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा ना। जायगोट से एम्ब्रियो बनने को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। कौन कौन से इवेंट्स होंगे, क्या क्या होगा जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो क्या क्या इवेंट आपको दिखाई देगा। एक चीज देखिएगा, जायगोट जब बनता है तो जायगोट कैसे बना? ओवम से। जायगोट में बाहर एक आप मेम्ब्रेन जरूर दिखाएंगे, कौन सी वाली? जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ओवम था ना। ओवम के पास एक अपनी मेम्ब्रेन थी, विटेलाइन मेम्ब्रेन। एक बाहर कौन सी थी? जोना पेलिसिडा। एक और लेयर थी, वो कौन सी वाली थी? कॉर्ना रेडिटा। तो कॉर्ना रेडिटा को तो स्पर्म खा गए सब। कॉर्ना रेडिटा को सारे स्पर्म खत्म कर गए। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो कॉर्ना रेडिटा पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। कहां देखेंगे आप? यहां देखिए, ये ओवन में बाहर कॉर्ना रेडिटा दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे स्पर्म फर्टिलाइज किए तो सारी कॉर्ना रेडिटा खत्म हो गई।
कौन सी लेयर बची रहेगी? जोना पेलिसिटा, वो लेयर हार्ड हो गई है एक ही स्पर्म एंट्री के अंदर, बाकी सब रुके हुए हैं। तो जब जायगोट, यहाँ तो जायगोट को बनाया नहीं, सीधे डायरेक्ट इन्होंने, ये देखिए ओवम से फर्टिलाइज करा रहे हैं इस डायग्राम में, और आगे सीधे जायगोट को तोड़ दिया इन्होंने, बीच में जायगोट दिखाया ही नहीं है। मैं दिखा रहा हूं, देखिए। तो कॉर्नर एडिटा को हटा दिया जाएगा। जायगोट में कौन सी लेयर रहेगा बाहर, ध्यान रखना है, जोना पेलिसिटा। और जोना पेलिसिटा लेयर कैसी है? नॉन स्टिकी। मैं यहां लिख रहा हूं, जोना पेलिसिटा लेयर क्या है? नॉन स्टिकी। यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, ये नॉन स्टिकी लेयर है, नॉन स्टिकी है, ठीक है। जब तक ये लेयर रहेगी तब तक ये एम्ब्रियो कहीं चिपकेगा नहीं। अभी बता रहे हैं इसका कहानी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा? जायगोट में डिवीजन चलेगा, जायगोट डिवाइड करेगा। और जायगोट कौन सा डिवीजन से करेगा? माइटोसिस। यहां स्पेशल टाइप की एक माइटोसिस होती है, एक विशेष प्रकार की, उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो जायगोट में यहां लिख रहा हूं, ये देखिए, ये जायगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा क्लीवेज से, ठीक है। क्लीवेज से डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे इस जायगोट में? 2 सेल। देख रहे हैं, ये 2 सेल मैंने बना दिया है। बाहर वाली लेयर कौन सी बनाई गई है? बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है? जोना पेलिसिटा। जोना पेलिसिटा बना हुआ है, अंदर 2 सेल टूट गया है। जायगोट से 2 सेल बन गए, इनको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर्स। ब्लास्टोमर्स बोलेंगे, ठीक है। जायगोट से क्या बन गए? 2 सेल, ब्लास्टोमर बन गया। जैसे आलू होता है, पोटैटो, इसको 2 पार्ट में काटिए, फिर ऐसे काटिए, एक बार वर्टिकल डिवीजन करिए 2, फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे 4, होता है ना। तो वर्टिकली डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, और फिर डिवाइड करेगा तो कितने सेल बन जाएंगे? 4। और 4 फिर देखिए इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पहले वाली थी, ये 4 सेल, 4 ब्लास्टोमर। फिर 4 से कितने हो जाएंगे? ये बोलेंगे ये 2 सेल्ड स्टेज है। ये कौन सी अवस्था है? 2 सेल वाली, ठीक है। ये 4 सेल्ड स्टेज है, 4 सेल्ड है। और इसके बाद में 8 सेल बन जाएंगे इसमें। तो मैं 8 नहीं बना रहा हूं, 8 से 16 एक साथ दिखा रहे हैं। कितने सेल दिखा रहे हैं? 8 या फिर 16। तो सीधे लिखा बुक में 8 to 16 सेल्ड स्टेज। 8 सेल भी हो सकती हैं और 16 सेल, तो उसको बोलेंगे मॉरूला। क्या बोलेंगे? मॉरूला। मॉरूला क्यों बोलते हैं? मलबरी शेप में होता है, सहतूत जो होता है, सहतूत को जब देखते हैं ब्लैक कलर का होता है, जैसे लगता है ऊपर से दाना दाना कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, उभरा हुआ हिस्सा, ऐसे ही ये दिखाई देता है। एकदम बॉल के आकार का है, ऊपर से जैसे फुटबॉल में ऊपर से देखिए आपको ऐसे ऐसे बना रहता ना, तो उभार नहीं रहता, इसमें आपको उभरा वही सारे ब्लास्टोमर उभरे हुए दिखाई देंगे। बॉल के रूप में है, मलबरी शेप में है। बाहर कौन सी लेयर है दीदी? जोना पेलिसिटा बाहर बना हुआ, ध्यान रखना है सभी में, ठीक है। तो ये कौन सा डिवीजन चल रहा है? क्लीवेज। जायगोट एक सेल था, 1 से 2 सेल बना, इन सेल को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर। 2 से 4 बना, अभी ब्लास्टोमर 8 सेल, फिर 8 से सीधे 16 जाएगा, 16 से फिर 32 फिर 64 जाएगा। तो जब 8 से 16 के बीच वाली अवस्था रहती है तो इसको बोलते हैं मॉरूला। समझ में आ रहा है? ये स्टेजेस कहां चल रही हैं? तो अगर फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम बुक में देखते रहिएगा, फैलोपियन ट्यूब है, हाँ, तो अधूरा ज्ञान है लेकिन बताते तो हो, कम से कम बैठ जाइए, पढ़ के तेज नहीं, आप ढंग से पढ़ के आइए। हाँ बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ उस चीज को, अच्छी बात है, कम से कम बीच बीच में से बताया तो बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, सही बता रहे हैं, बता रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है? ये ओवरी का यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था टर्निंग पॉइंट टेम्पला पर जाकर के ना, यहाँ जायगोट बना, जायगोट ये बना। अब इसमें जायगोट में कितनी सेल बन गई? 2, फिर कितनी बन गई? 4, फिर कितनी बन गई? 8। मतलब डिवाइड भी कर रहा है जायगोट और आगे भी बढ़ता चला जा रहा है, डिवाइड करेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा।
बढ़ता भी रहता है आगे। और यहाँ यूट्रस है, यहाँ क्या है, यूट्रस है। मॉरूला कहाँ दिखाई देगा बताएंगे कोई? मॉरूला स्टेज जो है ये वाली, ये कहाँ रहेगी? ये यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा मॉरूला कि ये फैलोपियन ट्यूब में रहेगा? डायग्राम देखिए बुक में, कहाँ दिखाया गया मॉरूला? मॉरूला को लिखा है सी, और सी डायग्राम देखिए कहाँ चला रहे हैं, आंख नजर तेज है, यहाँ तो छोटा देखिएगा नहीं, सी कहाँ है यहाँ? ये देखिए ए बी सी डी और ई वाला, सॉरी ई वाला डायग्राम कहाँ है? मॉरूला ई है ना, ये ई कहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा ना आंख से? फैलोपियन ट्यूब में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ये? ये वाला डायग्राम होगा, ये वाला फैलोपियन ट्यूब के, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के जस्ट बीच में रहता है, फैलोपियन ट्यूब में ही। ये स्टेज कहाँ दिखेगा आपको? फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब में नजर आएगा यहां पर मॉरूला। ठीक है, अब इतना हो गया। ये कौन सा डिवीजन है? क्लीवेज। अब एक चीज आप यही समझ लीजिए कि क्लीवेज में और नॉर्मल माइटोसिस में क्या, ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं है, हाँ ये सॉलिड है भी, अब ये सॉलिड है, अंदर कैविटी नहीं बना है, ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं चल रही है, ये क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज एक विशेष प्रकार का माइटोसिस होता है। तो अंतर क्या होता है? अंतर ये है, आप जानते हैं माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है? दो से चार, चार से आठ, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जाइगोट एक सेल है, इससे कितना बना? 2 सेल, 2 से 4 चल रहा है। लेकिन अंतर कहाँ है? सेल का साइज छोटा होता चला जा रहा है। जाइगोट इतनी बड़ी सेल थी, ठीक है, इससे जब 2 सेल बनी टूट करके तो इनका साइज कितना रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, 2 बन गया। अब जब 4 बनेगा तो इससे जब 2 बनेगी तो इनका साइज और छोटा, इनका साइज और छोटा, मतलब धीरे धीरे सेल का साइज क्या हो रहा है? छोटा होता चला जा रहा है। जैसे एक पोटैटो को लीजिए, उसके 2 टुकड़े करिए तो पोटैटो का साइज पहले बड़ा था, टुकड़े छोटे, 4 करिए और छोटे छोटे टुकड़े, 8 करिए और छोटा छोटा पार्ट बनेगा ना। सेम वही है, सबको मिला देंगे तो पोटैटो, सबको फिर कहेंगे कि जैसा पोटैटो पहले था वैसे अब भी है कि नहीं है? भाई आपके पास हमने का एक पोटैटो दिया, इसको काटिए, आप कहेंगे 2 टुकड़े बने, दोनों छोटे बने, फिर 4 पार्ट में काटा और छोटा हुआ, 8 में काटा और छोटा हुआ, 16 में काटा और छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन सबको मिला देंगे तो पहले जैसा आएगा कि नहीं आएगा? सारे टुकड़ों को मिलाएंगे तो कहेंगे वो पहले जैसा साइज है। तो साइज मॉरूला का और साइज जाइगोट का सेम रहता है। जो साइज इसका है वही साइज, भले मैंने बड़ा बना दिया है ना, सेम साइज बुक में दिया होगा, सेम साइज का यहां नोट कर लीजिएगा। जो साइज किसका? साइज ऑफ जाइगोट इक्वल टू साइज ऑफ मॉरूला। ऐसा क्यों हुआ? मॉरूला में तो बहुत सारे सेल हैं, तो साइज तो बड़ा होना चाहिए था, तो सेम क्यों हुआ? क्योंकि सेल जो बनी हुई हैं वो सेल इसी से बनी है और वो सेल छोटी छोटी हो गई। एक सेल को केवल तोड़ दिया गया छोटे छोटे से, बराबर साइज की सेल बनी होती तो मॉरूला तो बहुत बड़ा बना होता। समझ में आ रहा ना? क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है, रीजन क्योंकि ब्लास्टोमर का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ ब्लास्टोमर्स क्या हो रहा है? गोस ऑन डिक्रीज, वो धीरे धीरे घट रहा है, साइज धीरे धीरे घटता है। जितनी बार डिवीजन होगा क्लीवेज उतना ही साइज घटेगा। क्या कारण है कि ब्लास्टोमर छोटे होते चले जा रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा ना सेल डिवीजन माइटोसिस में, माइटोसिस में जब क्या आता है? प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज आती है तो आता है G1 S G2। G1 और G2 बहुत छोटी हैं, ये भी तो माइटोसिस ही चल रही है। इसमें G1 और G2 जो आएगा बहुत छोटा आएगा, तो जब ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा तो सेल का साइज तो छोटा हो जाएगा, केवल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए डबल होता चला जाएगा। यहां जो डीएनए है इसका डबल, क्योंकि 2 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस? 4 सेल 4 न्यूक्लियस, 8 सेल तो 8 न्यूक्लियस। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम तो रहेगा, लेकिन यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ कितने हुए? इसमें भी 46, इसमें भी 46,
इसमें क्या हुआ, इसमें 46, इसमें 46, सब में 46 46, जितनी सेल सब में 46 46 जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन सेल का साइज, साइटोप्लाज्म तो वही है ना, साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि सेल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। जाइगोट में डीएनए कम नहीं रहेगा, 46 क्रोमोसोम हमारी सेल में होते हैं, 46 इसमें, 2 सेल बने, इसमें भी 46, इसमें भी 46, ठीक है। आगे सब में फिर 46 46 चलेगा। 46 क्रोमोसोम हर सेल में पहुंचेंगे, केवल साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा जितनी सेल बनेंगी। आ रहा है समझ में? अब बताइए, तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्वेश्चन आता है, N/C रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा जब क्लीवेज होता है? ड्यूरिंग क्लीवेज बताइए N/C रेशियो जो होगा वो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा। न्यूक्लियस अपॉन, न्यूक्लियस का मतलब क्रोमोसोम की बात चल रही है, डीएनए की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म जान ही रहे हैं। रेशियो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज या सेम रहेगा यहां से वहां तक रेशियो क्लीवेज के दौरान? हाँ, क्या चीज इंक्रीज करेगा? हम बढ़ेगा कैसे बताइए? क्योंकि न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है ना, एक न्यूक्लियस था यहाँ, 2 बन गए न्यूक्लियस, जितनी सेल उतना न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस एक सेल में, तो टोटल 4 हो गई, 8 16 32 न्यूक्लियस। तो ये बढ़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और नीचे वाली वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल तो इंक्रीज जाएगा, तो इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। N/C रेशियो, माइटोसिस में N/C रेशियो मेंटेन रहता है। जो नॉर्मल माइटोसिस अगर होती, 1 से 2 सेल बनती, 2 से 4 सब सेम साइज की बनती, तो बोलते जितना N बढ़ रहा है उतना C भी तो बढ़ रहा है, तो N/C रेशियो मेंटेन रहता है, वहां पर इक्वल रहता है। समझ में आ रहा है? 72 घंटा, हाँ वो भी बता रहे हैं, 72 घंटा वाला भी देख लीजिए। अब एक चीज देखिए, फर्टिलाइजेशन किस दिन हुआ? किसी भी दिन मान लीजिए, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके 3 से 4 दिन बाद ये स्टेज आ जाती है, तो नोट कर लीजिए कब बनेगा? 3 to 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन के बाद मॉरुला डेवलप हो जाएगा, ठीक है, 3 से। और ये स्टेज कहां मिलेगी? फैलोपियन ट्यूब में। तो क्लीवेज ध्यान रखना, क्लीवेज एक विशेष प्रकार का माइटोसिस होता है, इसमें सेल का साइज धीरे धीरे छोटा होता है, क्रोमोसोम का नंबर या न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का संख्या बढ़ेगा, केवल सेल का साइज डिक्रीज करेगा। जाइगोट से और मॉरुला सेम स्टेज, सेम साइज में रहते हैं। अब इस ब्लास्टुला से, इस मॉरुला से क्या बनता है? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो वो थोड़ी देर में आप उसको भी देख लीजिए, 10 मिनट और बस मात्र। यहां तक हो गया है, मैं सोच रहा हूं इसको कंप्लीट कर दूं आपको। देखिए मॉरुला बन चुका है, मॉरुला, मॉरुला से क्या बनाना है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इसका दूसरा नाम है, बुक में ब्लास्टोसिस्ट लिख के आता है। मॉरुला का डायग्राम कैसा था? मॉरुला में एक बाहर लेयर थी, उस लेयर को क्या बोले थे? जोना पेलुसिडा। इसके अंदर विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन तो गायब हो गई ना, विटलाइन तो ओवम की अपनी मेम्ब्रेन, जब ओवम टूटा ओवम से बना जाएगा, तो विटलाइन अब नहीं बोले। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 8 से 16 इस तरीके से ब्लास्टोमर्स हैं, ठीक है, ब्लास्टोमर्स 8 से 16। इसमें 2 तरीके का ब्लास्टोमर, ध्यान रखिएगा, कुछ छोटे साइज के और कुछ बड़े साइज के, ठीक है। अनइक्वल साइज है, अनइक्वल साइज है किसका? ब्लास्टोमर का। 2 तरीके के ब्लास्टोमर्स हैं, अनइक्वल साइज के हैं मॉरुला में। जब ब्लास्टुला बनेगा तो बोलेंगे कि ये रीअरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे भीड़ लगी है तो अभी कह दिया जाए कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, तो सब अपने अपने पोजीशन पे बैठ जाएंगे, जहां अपनी अपनी सीट पर। तो ये जो ब्लास्टोमर है अनइक्वल साइज के हैं, ये जो छोटे ब्लास्टोमर है वो बाहर चले जाते हैं। मॉरुला से ब्लास्टुला बनने में क्या परिवर्तन होता है ये समझना। ब्लास्टुला का डायग्राम देखिए, ये आएगा, ब्लास्टुला में ये डायग्राम आता है।
ये इस तरीके का, ये देखिए, और इसका ये डायग्राम है ब्लास्टुला का। ये कैविटी है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलेंगे। ये ब्लास्टुला है, ये बाहर क्लियर है। ये कौन से हैं? ये छोटे साइज वाले स्मॉल ब्लास्टोमर बाहर चले जाएंगे, ब्लास्टोमर्स, और ये लार्ज ब्लास्टोमर अंदर की साइड में आ जाते हैं। स्मॉल वाले को क्या बोलेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें दो तरीके के ब्लास्टोमर है, कुछ साइज में बड़े हैं, कुछ क्या हैं, छोटे हैं, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ था। तो जो छोटे वाले हैं वो बाहर की साइड में अरेंज हो जाएंगे, और बड़े वाले हैं वो एक किनारे चले जाएंगे, नीचे की साइड में थोड़ा कॉर्नर पर खिसक जाएंगे। स्मॉल वालों को बोलेंगे माइक्रोमर्स, माइक्रोमर्स बोला जाएगा, उनको मेगामर्स बोलेंगे, माइक्रोमर्स और मेगामर्स, ठीक है। और यही जो लार्ज ब्लास्टोमर हैं, अब देखिए, जो बाहर छोटे वाले गए, ये स्मॉल वाले थे, इनको माइक्रोमर्स बोलते हैं। ये एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, एक लेयर बनाएंगे, उस लेयर को क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इनसे क्या बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनेगा, ठीक है। हाँ हाँ, एम्ब्रियोनल नॉब बनाएगा वो, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और जो नीचे ये जो पीले कलर के दिख रहे हैं बड़े वाले, ये क्या बनाएंगे? एम्ब्रियोनल नॉब। एम्ब्रियोनल, बुक में लिखा गया होगा, नॉब बनाएंगे। यही असली एम्ब्रियो है। हम लोग जो बने हैं वो इसी से बने हैं, इसी से। इसका क्या काम था? न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि अभी तो खाना पीना कहीं मिल नहीं रहा ना, ये तो अभी तो यूट्रस पे जाके चिपकेगा, तो तब तक इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? इसको डिवाइड भी तो करना है, इसी से तो पूरी बॉडी बनानी है। तो इसको न्यूट्रिशन शुरुआत में कहां से मिलेगा? इस लेयर से मिलेगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन देगा किसको? तो एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बीच में आप बना रहे हैं ना, ये एम्ब्रियो, इसी को न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। एम्ब्रियोनल नॉब को ही आप क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियो है ये, यही एम्ब्रियो बनेगा। यही क्या करेगा? फॉर्म एम्ब्रियो, इसी से एम्ब्रियो बनेगा। आगे स्टेम सेल का नाम सुने होंगे। स्टेम सेल क्या होती हैं? ऐसी सेल जो पूरी बॉडी में कोई भी पार्ट बना सकती हैं। स्टेम सेल इन्हीं की सेल का नाम है। आखिर यही सेल जो आपको दिख रही है ना, इसी से आंख, नाक, कान, गला सब कुछ पूरी बॉडी बन जाएगी, बनेगा ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ सेल ऐसी हैं, या इसकी सेल जो भी है वो कुछ भी बना सकती हैं, पूरी बॉडी बनाने की क्षमता, इन्हीं को बोलते हैं स्टेम सेल। तो इस एम्ब्रियोनल नॉब में क्या है? इस एम्ब्रियोनल नॉब में है, कंटेन, बुक में लिखा है, कंटेन स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स क्या कर सकती हैं? मे फॉर्म एवरी पार्ट, मे फॉर्म एवरी पार्ट, ये हर पार्ट को बना सकती हैं ऑफ बॉडी। हाँ, क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी आप नहीं समझे। अरे प्लेसेंटा तो 3 महीने बाद में बनेगा ना, अभी कहाँ प्लेसेंटा बदलेगा, चिपकेगा, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए क्या? शुरुआती न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा तो बाद में बनता है ना, तुरंत नहीं बनता प्लेसेंटा। जब तक प्लेसेंटा नहीं बना तब तक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर देगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इधर देख लीजिए क्या क्या चेंजिंग हुए इसके दौरान मारूला से ब्लास्टुला। पहला क्या है? मैं चेंजिंग लिख रहा हूं लाइन से। पहला क्या है? ब्लास्टोमर्स। ब्लास्टोमर्स जो हैं दो साइज के थे, वो रीअरेंज हो गए। उनका क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया, व्यवस्थित हो गए ब्लास्टोमर। एक तो ये हुआ इस बनने में। और क्या हुआ? और कहेंगे कि इसमें एक बीच में कैविटी बन गया, उस कैविटी को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील, क्योंकि ये ब्लास्टोमर किनारे की साइड में आ गए ना, बीच में खाली जगह आ गई, तो कैविटी बन गई। कैविटी मतलब ब्लास्टोसील बन गया, फॉर्म्ड हो गया। इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट जानते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिस्ट के नुमा है। इससे एक सिस्ट होता है गांठ, तो उसके तरीके से दिखाई देता है एक सिस्ट, और इसमें एक कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट।
सील, सील का मतलब होता है कैविटी। ये कब बनेगा? ये तो 3 से 4 दिन पर बना था। ये कब बना था? 3 से 4 दिन। और एक चीज और देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जोना पेलिसिडा खत्म, वहां नहीं है। जोना पेलिसिडा डिसअपियर, तो जोना पेलिसिडा क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। क्योंकि खत्म करना है। क्यों नहीं? देखिए ये क्यों खत्म होती, रीजन समझिए। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। मॉरुला कहाँ रहता है? एक चीज और, ये कब बनेगा? 5 से 6वें दिन पर बनेगा। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा 3 से 4 दिन पर क्या बनता है? मॉरुला। 3 से 4, तीसरा या चौथे दिन पे क्या बनेगा? मॉरुला। और 5वें या 6वें दिन पे क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला। क्या दिन लगा? 1 दिन। बीच में कितने दिन का गैप आया? 1 दिन में ये बन गया, इससे ये बन गया। ठीक, अब देखिए मॉरुला कहां रहता है? हमने बताया था मॉरुला कहां रहता है। ये यूट्रस है। ये क्या चीज है आगे? ये यूट्रस है, देखिए आगे। ठीक है, ये मॉरुला यही फैलोपियन ट्यूब में बना है। मॉरुला में सबसे बाहर एक लेयर दिखाई दे रही है, वो लेयर कौन सी है? जोना पेलिसिडा। ठीक है, जोना क्या क्या परिवर्तन हुआ मैंने बता दिया। ब्लास्टोसिस्ट कहां बनेगा? ब्लास्टुला। आप बोलेंगे ये कहां बनेगा? नोट कर लीजिएगा, ये बनेगा इन यूट्रस। ये यूट्रस में रहेगा। ठीक है, ये लेयर क्यों खत्म हो जाती है? कारण, क्योंकि जब तक ये लेयर रहेगा, मॉरुला में ये लेयर थी, उसके पहले भी थी जोना पेलिसिडा, जब तक ये लेयर रहेगी तब तक ये कहीं चिपकने नहीं पाएगा। ठीक है, 2 सेल वाला एम्ब्रियो, 3 सेल, 4 सेल वाला एम्ब्रियो कहीं चिपकने नहीं पाए, क्योंकि नॉन स्टिकी लेयर है, कहीं चिपकने नहीं देगी। फैलोपियन ट्यूब में अंदर अगर ये चाहेगा भी चिपकना तो चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिकी लेयर है। ठीक है, जैसे ही ब्लास्टुला बनता है तो ये लेयर तोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इस लेयर को नहीं हटाया गया और ब्लास्टुला के बाहर ये लेयर बची रह गई तो ब्लास्टुला चिपकेगा ही नहीं कहीं। तो ब्लास्टुला कहां अटैच करेगा ना? ब्लास्टुला को चिपकना चाहिए ना। 7वें दिन पर जाकर के, 7वें दिन पर, 6वें दिन पर ये बन गया और 7वें दिन पर जाकर के ये ब्लास्टुला यूट्रस के साथ क्या हो जाएगा? अटैच, स्टिक करेगा। तो अगर ये लेयर बनी रहेगी तो स्टिक कैसे करेगा? तो इसीलिए हटाई जाती है। जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो लेयर को हटाना पड़ गया ताकि ये स्टिक कर जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है या पहले ही डिस्ट्रॉय। सोचिए अगर ये मॉरुला में ही खत्म हो जाए तो, या बीच में ये लेयर क्या हो जाए? टूट जाए, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए जोना पेलिसिडा, तो क्या होगा? तो ये बीच में चिपक जाएगा ना, क्योंकि जो चिपकने से रोकता है वो जोना पेलिसिडा है। तो ये जो 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल वाला जो बना है मॉरुला जाकर के ये यही कहीं चिपक जाएगा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी कहां डेवलप हो जाएगी? नहीं चालू हो जाएगी। फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी चालू हो जाती है। हाँ, होना चाहिए प्रेगनेंसी कहां? यूट्रस में होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में बच्चा बनना चालू हो जाता है। उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक, वो किसी काम लायक नहीं है। फिर सर्जरी करके या जिस तरीके से इसको यहां से हटाया जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो बहुत पतली है, कैसे उसमें डेवलपमेंट हो पाएगा? तो यही एम्ब्रियो डेवलप करने लग जाता है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ये लेयर पहले से ही टूट जाएगी और ये तुरंत स्टिक ही कर जाएगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन करके अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? ये लेयर है ना, ये नॉन स्टिकी है, ऑयल की तरह। जैसे ऑयल पर फिसलेंगे, फिसलता है, ऐसी फिसलती है लेयर, ये नॉन स्टिकी है। ठीक है, ये इसको कहीं रुकने ही नहीं देती है, ये एकदम आगे बढ़ता चला जाएगा वहां तक। और 7वें दिन पर जाकर के ये जब बन जाएगा 6वें दिन पर, तो 1 दिन बाद ये जाकर के यहाँ अटैच कर जाएगा। अटैच करने के बाद फिर आगे बताना है, समझ? यही इम्प्लांटेशन है, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एट द यूट्रस वॉल एट द 7th डे, कॉल्ड इम्प्लांटेशन। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट सही, बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, वही अटैच करेगी। ठीक है, अब इसमें बताएंगे कैसे प्लेसेंटा बनता है, वो सारी चीजें पढ़ के चले जाइएगा। फिर मैं कह रहा हूं अगली बार वाला है तो एक ही पेज,
लेकिन ये 1 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा और खत्म अगली बार हमको फिनिश करना है इस चैप्टर को। अब ये 3 दिन से ओवर हो रहा है, अभी 1 दिन एक्सेस चल रहा है, अगला दिन क्वेश्चन भी इसके हैं, ठीक है। तो एडवांस में पूरा चैप्टर क्वेश्चन भी करके आइए जो क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। हाँ, ब्लास्टोमर्स जो अंदर वाला है ना, वही इनर सेल मास मेगामर्स, उसी को बोलते हैं सेंट्रल। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन भी करके आएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ के भी आएंगे।